नमस्कार, न्यूज़ रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज बहुत ही खास खबर। आज मुंबई में INDI की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया। 14 सदस्य जो हैं वो तय किए गए हैं और तमाम जो नेता हैं इस INDI के सदस्य, तमाम नेता जो हैं वो आज मुंबई इस बैठक में पहुंचे थे। लोगो जो है वो लॉन्च होना था, लेकिन इस मीटिंग में ये लोगो लॉन्च नहीं हो पाया है। हर नेता ने अपनी बात जो है वो सामने रखी। ज़्यादातर जो है वो मोदी का नाम लेते हुए नजर आए और एक ही निचोड़ जो है वो इनकी बातों का निकला कि मोदी को हटाना है और सब लोग जब एकजुट हैं तो मोदी का वापस आना नामुमकिन है। हर एक नेता जो है वो लगभग यही कहता हुआ नजर आया। मुंबई में जो है वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस यानी कि INDI की ये तीसरी बैठक के दूसरे दिन जो है वो प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें तमाम नेता जो है वो अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आए। इन तमाम नेताओं ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा। This stage represents 60% of the Indian population. It is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. The Prime Minister and the BJP are a nexus of corruption. बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। तो आपने INDI के तमाम बड़े नेताओं को बोलते हुए सुना, जिसमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, तमाम नेता जो हैं वो अपनी बात रखते हुए नजर आए और एक ही निचोड़ निकला कि मोदी को हटाना है। आगे बढ़े। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है। इसको लेकर जो है वो कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो इसके सदस्य बनाए गए हैं। JP नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का भी इस पर जो है वो बयान सामने आया। आपको बताएं कि 2014 के बाद से ही जो है वो लगातार इसको लेकर बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी बात उठाते रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अभी तक आजादी के बाद से सिर्फ 4 साल ऐसे रहे हैं जब वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है, यानी कि 1952, 1957, 1962, 1967 ये 4 साल रहे हैं जब
वन नेशन यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन जो है वो एक साथ हुए हैं। और उसके बाद से 1970 में जब लोकसभा भंग की गई किन्हीं कारणों से, और 1968 एंड 1969 में कई राज्यों की विधानसभा भंग की गई। उसके बाद से ये सिलसिला टूटा और इसके बाद जो है ये सिलसिला टूटता चला गया। और वक्त के साथ साथ अब स्थिति ऐसी है कि चंद महीनों में ही जो है वो कई इलेक्शंस जो है वो होते हुए नजर आते हैं, चाहे वो विधानसभा, अलग अलग राज्यों की विधानसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा की बात हो, पंचायती चुनाव की बात हो। इस बात को लेकर जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लगातार उठता रहता है। अब हरियाणा के सीएम ने भी इस पर जो है वो आभार जताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए, और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हो तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को एक बार फिर से राहत दी गई है। गैस सिलेंडर के दाम फिर से गिरे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम गिरे हैं कमर्शियल के, घरेलू के नहीं, क्योंकि चंद दिन पहले ही 200 रुपए घरेलू सिलेंडर के दाम कम किए गए थे। लेकिन अब जो है वो 157 रुपए 50 पैसे कमर्शियल सिलेंडर जो कि 19 किलो का होता है उसके दाम कम किए गए हैं। कुछ दिन पहले 200 रुपए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है वो कम किए गए थे, लेकिन अब जो है वो कमर्शियल को लेकर भी जो है ये खबर दी गई है। आपको बताएं कि देश में एक बार फिर जो है वो सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर जो कि 19 किलो के आसपास होता है, उस पर जो है जो गैर सब्सिडी है, ध्यान रखिएगा कि सब्सिडी वाले नहीं, जिस पर सब्सिडी नहीं मिलती है उन सिलेंडर के दाम जो है वो कम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर उसमें 157 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। ये दाम आज से ही प्रभावी है। नई बदली कीमत के अनुसार दिल्ली में इस सिलेंडर के दाम जो हैं वो 30 जून 2021 के बाद से सबसे कम बताए जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में घरेलू सिलेंडर के दाम को 200 रुपए कम किया है। अब दिल्ली में अलग अलग सिलेंडर की कीमत जो है वो नजर आती है, यानी कि 200 रुपए घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो 157 रुपए कम किए गए, 157 रुपए 50 पैसे ये दाम कम किए गए हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस बात से कुछ पल की ही सही लेकिन राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अपोजिशन इसको सीधे तौर पर इलेक्शन का स्टंट बताता हुआ भी नजर आता है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो राहत दी जा रही है, लेकिन साल दर साल जब तक मोदी सरकार रही महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती रही और अपोजिशन इस बात पे ही मोदी सरकार को घेरता भी रहा है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं बरनाला की ओर, जहां एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ जिसमें 4 हरियाणा के हिसार के लोगों की मौत हो गई। आपको बताएं कि वो माथा टेकने जो है वो जा रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि ये चारों ही लोग जो हैं वो हरियाणा के हिसार के हैं। वे माथा टेकने के लिए जो है वो नकोदर आ रहे थे। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल भी पहुंचा दिया गया। पंजाब के बरनाला का ये हादसा जो है वो बताया जा रहा है और सुबह जो है वो लुधियाना बरनाला स्टेट हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। चारों हरियाणा के हिसार के बताए जा रहे हैं, जो कि नकोदर जा रहे थे माथा टेकने, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ते में ही हादसे का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और एक्सीडेंट बुरी तरह हुआ जिसमें से चारों लोगों की मौत हो गई।
तो चलिए अब बात करते हैं हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री बबली के बारे में, जो एक बार फिर से सरकार पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो सरकार अपोजिशन पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले की जो सरकार थी वो लूटपाट की सरकार थी, लेकिन अब की सरकार ने तमाम व्यवस्था बदली है। मंत्री बबली ने कहा कि जो अगला चुनाव है वो टोहाना से ही वो लड़ने वाले हैं। आपको बताएं कि हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली। वो एक बार फिर राजनीतिक विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। टोहाना में अपने निवास पर वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लूटपाट, डराने और भाईचारे को खराब करने की राजनीति पहले होती थी। उन्होंने टोहाना को ऐसी राजनीति से आजादी दिलाई है। मंत्री बबली ने कहा कि अगला चुनाव वो टोहाना से ही लड़ेंगे और वो चुनाव ऐसा होगा कि एक तरफ काम करने वाला होगा और दूसरी तरफ वो नाकाम लोग होंगे जिन्होंने अब तक लोगों को डराने और भ्रमित करने का काम किया है। तो ये बयान जो है वो साफ तौर पर मीडिया में उन्होंने प्रेस वार्ता में जो है वो दिया है। और ये मंत्री हैं हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने ये बयान दिया। अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की दूरियां कम होना तय सी नजर आती हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों के जो सचिव हैं उन्होंने आपस में बैठ के मीटिंग की है और मीटिंग में तय हुआ है कि जो भी मार्ग, जो भी रास्ते खराब हैं, जो लिंक रोड खराब है, जो दोनों राज्यों को आपस में जोड़ते हैं, जिनकी स्थिति जो है वो नाजुक है, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की दूरियां अब कम होती हुई नजर आएंगी। इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्य मार्गों के अलावा दोनों राज्यों को जोड़ने वाले लिंक मार्गों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस काम को अमलीजामा पहुंचाने के लिए हिमाचल और हरियाणा के मुख्य सचिव मीटिंग भी कर चुके हैं। मीटिंग में तय किया गया कि लिंक मार्गों का आवागमन के लिए दुरुस्त किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी। हरियाणा में पड़ने वाले 3 लिंक मार्ग की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। मीटिंग में मुख्य मार्गों से यातायात का बोझ कम करने के लिए मोरनी से बुडियाल और इसी तरीके के तमाम मार्गों को जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। तो ये एक खबर है कि जो भी मार्ग हैं हिमाचल और हरियाणा को जोड़ने वाले वो दुरुस्त जो है वो किए जाएंगे और लोगों को इससे कहीं ना कहीं सुविधा होती हुई जरूर नजर आएगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉ ऑफिसर्स की नियुक्तियों को लेकर हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया और साथ ही साथ हरियाणा के कई विभागों को भी नोटिस जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो लॉ ऑफिसर हैं उनकी नियुक्ति में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके कारण यह नोटिस जारी किया गया है। और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला एक याचिका के आधार पर लिया है, उसी के आधार पर इन्हें नोटिस जारी किया गया है। आपको बताएं कि लॉ ऑफिसर की नियुक्ति में कथित जो है वो अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के महाधिवक्ता और लोकायुक्त कार्यालय को नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद भारद्वाज ने अंबाला जिले के नारायणगढ़ से जो है ये फैसला लिया और अब जो है इस पे आगे जो है वो फैसला लिया जाएगा, चर्चा की जाएगी। नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं फरीदाबाद की ओर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ होती हुई नजर आई, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और उन घायलों में एक हवलदार भी शामिल है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, आखिर इसका जो है वो माजरा क्या है, किस वजह से ये पूरी जो है वो ये घटना जो है वो किस वजह से घटी है। लेकिन ये जरूर सामने आया है कि फरीदाबाद के सेक्टर 78 में 78 में पुलिस और बदमाशों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। 4 जो हैं वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं और उसमें से एक हवलदार भी शामिल है जिन्हें गोली लगी है। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से लगातार बच रही है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 में 78 में इलाके में बीती रात जो है वो लगभग 9:30 के आसपास 6 युवक एक वैन में सवार थे।
पुलिस ने पूछताछ के लिए उस वैन को रोकने की कोशिश की और बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जब गोली हवलदार को लगी तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और मंजर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग का होता हुआ नजर आया और उसमें 4 लोग जो है वो घायल बताए गए और उसमें से एक जो है वो हवलदार भी है। तो फायरिंग जो है वो लगातार होती हुई नजर आई। कहा जा रहा है कि 6 लोग एक वैन में सवार थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो ये तमाम घटना जो है वो होती हुई सामने आई। फरीदाबाद में ही एक और घटना सामने आई जहां पर टोल प्लाजा में कुछ लोग जो हैं उसके जो कंट्रोल रूम है वहां पर घुसे और वहां के कर्मियों के साथ हाथापाई करते हुए भी नजर आए। कई ऐसी तस्वीरें लगातार जो हैं वो हरियाणा से सामने आती हैं जहां पर टोल प्लाजा कर्मियों के साथ जो है वो बदसलूकी की जाती है और एक और तस्वीर जो है यहां पर सामने आई। हाथापाई की पूरी घटना कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद टोल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दे दी। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ बदमाश रात के समय टोल के कंट्रोल रूम में घुस आते हैं और टोल कर्मियों के साथ बदतमीजी हाथापाई करते हैं। जानकारी के मुताबिक टोल कर्मी नहीं जानते कि वो जो दबंग रात के समय उनके कंट्रोल रूम में घुसे वो दबंग कौन थे, वो आखिर किस वजह से उन पर इस तरीके का वर्ताव, इस तरीके की कार्रवाई, उनके साथ हाथापाई करते हुए नजर आए, इसके बारे में उन्हें नहीं पता। फिलहाल पुलिस को सूचना दी गई है और उनकी धरपकड़ के लिए जो है लगातार कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे उनके साथ जो है वो हाथापाई की गई। 2 लोग आए थे अनभिज्ञ, मतलब मैं जानता नहीं उन्हें, कंट्रोल रूम में आए और उन्होंने स्टाफ के साथ हाथापाई की। बस उन्होंने उनके साथ सीआरओ के साथ थप्पड़ मारे सीआरओ में और इंचार्ज था उसके साथ भी। नहीं, टोल से निकलने की कोई बात नहीं, वो मतलब कि ड्रिंक कर रखी थी और वो यहाँ चले आए। मतलब दबंगई करने के लिए आए थे सर? हाँ जी, बस। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जो हैं वो इस वक्त करनाल हैं और करनाल में ही उन्होंने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। ये साइक्लोथॉन जो है, जो ये यात्रा है वो कई जिलों से होते हुए गुजरेगी और इसका मुख्य उद्देश्य नशे के विरुद्ध जो है वो लोगों को जागरूक करना है कि नशा नहीं करना है। इसका मुख्य उद्देश्य इस साइकिल मुहिम का, साइक्लोथॉन का यही है। आपको बताएं कि नशा मुक्ति के नाम पर यह साइकिल यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा के लिए सीएम मनोहर लाल जो है वो गुरुवार को ही करनाल पहुंच गए थे। यात्रा में बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ होमगार्ड भी मौजूद रहे। 25 सितंबर तक यह साइकिल यात्रा प्रदेश के 22 जिलों से होते हुए यमुनानगर पहुंचेगी और यहां पर इसका समापन होगा। उद्देश्य एक ही है कि नशा मुक्ति के लिए जो है वो ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसीलिए आओ मिलकर अपने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का, कि मैं अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तो चलिए बात झज्जर की कर लेते हैं। झज्जर में भी आज जो है वो भूकंप के हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए। आपको बता दें कि रेक्टर स्केल पर उनकी जो तीव्रता है वो 3.3 आंकी गई। कहा यह जा रहा है कि जमीन से लगभग 8 किलोमीटर नीचे जो है ये भूकंप की तरंगें उठी हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो धरातल पर 3.3 रेक्टर स्केल का जो है वो मापा गया है। अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की जो जानकारी है वो नहीं है, लेकिन ये झटके जो हैं वो झज्जर में महसूस किए गए हैं और इसकी रिक्टर स्केल पर जो आंका गया है वो 3.3 है। आपको बताएं कि 12:29 पर ये हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल किसी भी तरीके के जानमाल के नुकसान की जो है वो जानकारी नहीं है। जमीन से लगभग 8 किलोमीटर नीचे ये भूकंप के झटके जो हैं, इसकी तरंगे जो हैं वो उठी हैं।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मेरा बिल मेरा अधिकार मुहिम की जो है शुरुआत की, एक प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की जहां पर लोग अपने बिलों को अपलोड कर सकते हैं और काफ़ी बड़े जो है वो इनाम हासिल कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग अपना बिल जो है वो ले और सरकार के खजाने में जो है वो पैसा जाए, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस तरीके की मुहिम की शुरुआत की गई है। मोटिवेट जो है वो लगातार किया जा रहा है। योजना से करदाताओं उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है और साथ ही साथ ड्रॉ सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं वो एक महीने में अपने 25 बिल ही इसमें अपलोड कर पाएंगे जो उपभोक्ता हैं, और ड्रॉ सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें प्राइजेस, उन्हें इनाम जो है वो दिए जाएंगे ताकि लोग अपना जो भी सामान खरीदें उसका बिल जो है वो जरूर लें। इस पर मुझे लगता है मेरा बिल मेरा अधिकार, जहाँ एक और पर तो अधिकार है कस्टमर का कि वो अपने अदा करे हुए पैसे की पूरी रसीद ले, वही सरकार को जब वो टैक्स दे रहा है तो सरकार ने ये योजना पायलट के तौर पर 3 प्रदेशों में और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर चालू करी है। आज के बाद कोई भी नागरिक देश का अगर हरियाणा में बिल पे करता है तो वो अपनी बिल की रसीद को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा, और हर महीने 80 रिवॉर्ड 10,000 के, 10 रिवॉर्ड 1 लाख के, और हर क्वार्टर में 2 रिवॉर्ड 1 करोड़ के ड्रॉ फ्लॉट्स के माध्यम से जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को ड्रॉ फ्लॉट्स के माध्यम से देने का काम करती। मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि 200 रुपये से ज़्यादा की खरीद पर 1 करोड़ जीतने का भी अधिकार कंज्यूमर्स को सरकार ने दिया। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर है और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष।